हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने से यूट्यूब चैनल इडू स्पीक 234 में। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं 2026 बोर्ड परीक्षा सोशल साइंस का जो है मोस्ट और महत्वपूर्ण वीबीआई क्वेश्चन जो है आपका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर आप लोग एंड तक बने रहिएगा। ये जो आपका डायरेक्ट एग्जाम एकदम वीबीआई मतलब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहने वाले, तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर दोस्तों जो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका रहने वाला है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में साधुर लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में से कौन से कदम उठाए। तो जो है पहला का दोस्तों आपका जो है पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वहाँ के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। दूसरा ऑप्शन सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। तीसरा ऑप्शन किसानों को भू दास्ताव और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, या इनमें से सभी। तो दोस्तों जो है डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जल्दी से अगर हमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा, लिंक जो है उसका भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर रहने वाला है यहाँ पर कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो पहला ऑप्शन दोस्तों रहने वाला है 5, दूसरा 7, 9 या 12। तो दोस्तों जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है तीसरा नंबर कि जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों रहने वाला है विलियम प्रथम, दूसरा ऑप्शन जार निकोलस द्वितीय, तीसरा ऑप्शन ओटमन बिस्मार्क, चौथा ऑप्शन इमैनुअल द्वितीय। तो तीसरा का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर 4 नंबर हमारा कि लोक परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास या मतलब चेन्नई में द फोल्कस ऑफ संदर्भ इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रकाशित किया। तो दोस्तों 4 नंबर का आंसर की रहने वाला है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन ललिता शास्त्री, देवेशनाथ रामनाथ शास्त्री, सी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, नटेशा शास्त्री। तो इसका डी नंबर ऑप्शन नटेशा शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 5 नंबर की अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नाम की बीमारी मवेशियों में फैलने लगी, जिससे वहां के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो जो है यहाँ पर 5 का पहला ऑप्शन ब्लैक क्वार्टर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, फिर सी नंबर रिंडरपेस्ट या लंपी स्किन। तो जो है यहाँ पर आपका 5 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिंडरपेस्ट। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर 6 नंबर दोस्तों कि इंग्लैंड में 1730 के दशक में अब सबसे पहले कारखाने खुले थे, जिसको निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन होने वाला है कपास, दूसरा ऑप्शन होने वाला है कॉफी, तीसरा रेशम, चौथा जूट। तो 6 नंबर का दोस्तों यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कपास। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर 7 नंबर की मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया। तो पहला ऑप्शन होने वाला है इसने वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की जानकारी को सरल कर दिया। दूसरा ऑप्शन होने वाला है इसने यूरोप में प्रोटेस्ट धर्म के विचारों का प्रसार सरल किया, या फिर इसने राष्ट्रवाद और जनमानस के विचारों को प्रभावित किया, या डी नंबर इनमें से सभी। तो 7 का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर 8 नंबर की 1870 के दशक में जो भारत मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा था। तो जो है यहाँ पर किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर जो है यहाँ पर यदुनाथ भ्रष्टाचार्य, या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो 8 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 9 नंबर कि प्राय ऐसा माना जाता है कि
संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि इसके विकास में निम्न में से किसका योगदान भी रहा है। तो 9 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जो है सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी का भी, प्राकृतिक का भी और संस्था का भी। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 10 नंबर कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, नवीकरण संसाधन। तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन हमारा ए नंबर ऑप्शन विकसित संसाधन हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। फिर दोस्तों वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन चलाया गया? कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो 11 नंबर का दोस्तों पहला ऑप्शन होना है बीज बचाओ आंदोलन, दूसरा है नवादन्य आंदोलन, फिर चिपको आंदोलन या जंगल बचाओ आंदोलन। तो 11 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न रहने वाला है सिरस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़ या चौथा पश्चिम बंगाल। तो 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर 13 नंबर जो है कि है पेड़ की छाल, पत्तियों और टहनियों और जड़ों में मतलब जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है जिसका प्रयोग कैंसर के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। उस रसायन का नाम किन निम्न में से क्या है? तो बेंजनाइल क्लोराइड, एसीटोन, टैक्सोल या डाइम इथाइल। तो जो है 13 नंबर का जो है टैक्सोल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। फिर हम लोग को नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और यह प्रतिदिन गहराता जा रहा है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। इसका प्रमुख कारण निम्न में किसे माना जाता है? बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, इनमें से सभी। तो जो है 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दोस्तों रहने वाला है यहाँ पर राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? नदी, वर्षा जल, भूमिगत जल या नहरी जल। तो 15 का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वर्षा जल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर 16 नंबर की मोनेजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, मैग्नीशियम या जिप्सम। तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थोरियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है यहाँ पर 17 नंबर भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोएस्क मयूरभंज व केन्यूझर जिलों में पाया जाता है जो कि वहाँ स्थित बादाम पहाड़ के खदानों से निकाला जाता है। मयूरभंज व केन्यूझर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हम लोग का 18 नंबर। चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि उद्योगों की स्थापना स्वतः जटिल है, उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में किसे माना जाता है? कच्चे माल व माल की उपलब्धि एवं भूमि, श्रम और पूंजी, संचार और बाजार, इनमें से सभी। तो 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है 19 नंबर कि निम्न में कौन राजनीतिक अस्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? देश का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा, परिवार का बंटवारा या जाति का बंटवारा। तो 19 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सत्ता का बंटवारा। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 20 नंबर कि श्रीलंका में जो दो समुदायों के बीच पारंपरिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, तो यह टकराव किस रूप में परिणित हुआ? गृह युद्ध, क्रांतिकारी युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, आर्थिक युद्ध। तो 20 नंबर का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गृह युद्ध बिल्कुल राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 21 नंबर कि जब कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो 21 नंबर का दोस्तों पहला ऑप्शन होने वाला है एकात्मक व्यवस्था, दूसरा है दलीय व्यवस्था, तीसरा है कि संघीय शासन व्यवस्था, डी नंबर राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्था। तो 21 नंबर का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 22 नंबर कि सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं से भेदभाव करता है, जिसे महिलाएं जो है आंदोलन ने मांग की है और सरकार को इस कानूनों का मतलब समतामूलक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर नागरिक कानून, पारिवारिक कानून, धार्मिक कानून या जो है आपराधिक कानून। तो दोस्तों 22 नंबर का जो है यहाँ पर आंसर पारिवारिक कानून हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर जो है 23 नंबर प्रश्न रहने वाला है कि भारत में चुनाव के बाद जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और वो आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो इस प्रकार के बनने वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो गठबंधन सरकार, अल्पमत सरकार, निरंकुश सरकार या राज्य शासन सरकार। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गठबंधन सरकार। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर 24 नंबर कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता निम्न में से किस बात की होती है? देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, दूसरा है कि राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, तीसरा है महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याएं, चौथा है इनमें से सभी। तो 24 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर हमारा नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, साक्षरता स्तर में वृद्धि, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार या इनमें से सभी। तो 25 नंबर का दोस्तों यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न रहने वाला है हमारा, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे किस क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या संगठित क्षेत्रक। तो 26 नंबर का हमारा आंसर रहने वाला है प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर रहने वाला है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके जो है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? निर्धनता, विकास, मुद्रा या कृषि। तो 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मुद्रा बिल्कुल राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट 28 नंबर दोस्तों प्रश्न रहने वाला है यहाँ पर कि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो जो है सावधि जमा, मांग जमा, आवर्ती जमा, चालू जमा। तो 28 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर भी मांग जमा हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न रहने वाला है 1991 की नई आर्थिक नीति, जिसे उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो जो है यहाँ पर 29 का जो है ऑप्शन नंबर डी आर्थिक विकास जो है का दर बढ़ाना, विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण, व्यापार में लगे प्रतिबंधों को हटाना या डी नंबर इनमें से सभी। तो डी नंबर दोस्तों इसका इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट लास्ट नंबर प्रश्न हमारा है यहाँ पर उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निम्न में से किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है? तो जो है 30 का हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला है सूचना पाने का अधिकार, फिर है राष्ट्रीयता का अधिकार या क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। तो जो है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार जो है सी नंबर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमें जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। चैनल को जरूर से एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और दोस्तों हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को तो जरूर से ज्वाइन करिएगा, वहीं पर दोस्तों आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे और पीडीएफ वगैरह वहीं पर अपलोड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए का वीडियो अभी तक नहीं देखे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 से 30 तक दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार चेकआउट इसको देखने के बाद जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन बी रहेगा दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है, प्रत्येक दोस्तों 2 अंक का होगा। ठीक है, इसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है 1 से 38 तक का 1 से 38 मतलब जो है यहाँ पर 38 से यहाँ पर आपका मतलब दोस्तों गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 31 से दोस्तों 38 तक का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है हम लोग, जिसमें से आपको सिर्फ 6 को लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न रहने वाला 31 नंबर कि मैटरनिक कौन था? तो 31 नंबर का प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर मैटरनिक का परिचय 19वीं सदी के
एक प्रमुख ऑस्ट्रियाई राजनेता और राजनीतिक थे जो 1809 से 1848 तक ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री रहे और यूरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों हमको लोग सभी का आंसर जो है वीडियो के जो है इसके इस सेक्शन का पूरा सारा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन का 32 नंबर क्वेश्चन, तो 31 का आंसर हम लोग बता दिए। ठीक है, अब 32 का आंसर बाकी है तो उसको बताएंगे। फिर यहाँ पर हमारा 33 नंबर प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, बांगर मृदा जो कि रहने वाला नदियों द्वारा लाए गए नए जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है, यह काफी उपजाऊ होती है। फिर दूसरा है खादर मृदा, नदियों द्वारा लाए गए पुराने जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहा जाता है, यह बांगर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न, जो कि रहने वाला है खनिज के दो वर्ग कौन कौन से हैं। तो खनिज के जो है दो वर्ग देखने वाले हम लोग कौन कौन से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खनिज के दो वर्ग, लेकिन उससे पहले दोस्तों फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि संघ सूची किसे कहते हैं। तो संघ सूची क्या होगा, इसका भी आंसर हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के प्रमुख अंग भी कौन कौन से, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि मौसमी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता शोषण का क्या अर्थ है। तो इसका भी आंसर अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सेक्शन बी का जो है सारा क्वेश्चन यहीं तक है। ठीक है, मतलब 31 से 38 तक आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो हम लोग सेक्शन बी का अब हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सेक्शन सी भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पर इन तक आप लोग जरूर से बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सेक्शन बी का रहने वाला है अति लघु उत्तर प्रश्न दो अंक के लिए मैट्रिक का। दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग बता दिए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों रहने वाला प्रश्न 32 का 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो उत्तर होगा पूना समझौता 1932 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा जी गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रश्न 33 का आंसर रहेगा कि जलोढ़, मतलब क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, इसका आंसर रहेगा कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, बांगर पुरानी जलोढ़ और खादर नई जलोढ़। ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न की खनिज, इसका उत्तर होगा कि खनिजों के दो प्रमुख वर्ग धात्विक और अधात्विक खनिज है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट 35 नंबर रहेगा कि वह सूची जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसे संघ सूची कहते हैं। ठीक है, इसी इसी प्रकार दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन रह जाएगा कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के प्रमुख अंग तीन प्रकार का है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये इसी प्रकार फिर 37 नंबर क्वेश्चन रह जाएगा कि मौसमी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। तो मौसमी बेरोजगारी से जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में काम नहीं मिल पाता है, जैसे खेती की कटाई के बाद, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता शोषण का क्या अर्थ है। तो जब व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को कम वजन देना, मिलावटी सामान बेचना या अधिक कीमत लेना जैसी हरकतें की जाती है तो उसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखने वाले हैं हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन सब। यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग देखने वाला है सेक्शन सी का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है प्रश्न 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 3 अंक का है। इसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्द में दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों रहेगा दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। फिर देखेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है कि 1929 ईस्वी का महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फिर चलिए इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे एट द एंड में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों को बताइए। इसका भी आंसर दोस्तों हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है कि जल दुर्लभता इसके प्रमुख कारण क्या है। तो जल दुर्लभता का प्रमुख कारण दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, इसका भी आंसर हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। ठीक है, इसमें आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि
44 नंबर, विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार नियंत्रित करता है, समझाइए। इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ पर भी, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के निर्माण में जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों इसका भी हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है दोस्तों हम लोग अब आंसर देखने वाले हैं इसका। तो आंसर देखने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर जरूर से करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका आंसर। खंड सी का दोस्तों हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो खंड सी का आंसर दोस्तों रह जाएगा, दांडी यात्रा से क्या समझते हैं। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की, जिसे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह कहा जाता है, ठीक है। फिर 40 नंबर प्रश्न है, 1929 की महामंदी का बंगाल पटसन उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो महामंदी के कारण कच्चे पटसन की कीमतें 60% से अधिक गिर गई, जिससे बंगाल के किसान कर्ज में डूब गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण। दूसरा, सीढ़ीदार खेती करना, अति पशुचारण पर रोक लगाना, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो जल की मांग की तुलना में पीने योग्य जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। इसके मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, जल का प्रदूषण और अत्यधिक दोहन है, ठीक है। यहीं पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बेल्जियम ने भाषाई टकराव रोकने के लिए केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी और सामुदायिक सरकार का गठन किया, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, विपक्षी दल सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके संसद में सवाल पूछकर और जनता को जागरूक करके सत्तारूढ़ दल पर लगाम लगाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसका आंसर कि इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मिलना मुश्किल होता है, यानी जो आपको चाहिए वो दूसरों के पास हो और उसे भी आपकी चीज़ चाहिए, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों आपका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि उपभोक्ताओं को मिलावट, कालाबाजारी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस कानून की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग सेक्शन डी, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जाकर वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर दोस्तों नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन हम लोग का रहने वाला है सेक्शन डी, जो कि रहने वाला है आपका लास्ट सेक्शन। 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है, प्रत्येक 5 अंक का होने वाला है। इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 250 शब्द में देना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका रहने वाला है 47 नंबर कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अब हम लोग देखेंगे था 48 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर दोस्तों आपका रहेगा कि 19वीं सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों देते थे, इसके कारणों की भी चर्चा करना है, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, जो कि 5 नंबर रहेगा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए और इसके उत्पादकों एवं राज्यों के भी नाम लिखना है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहने वाला है 50 नंबर की विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहने वाला व्याख्या कीजिए कि किसी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है वीडियो का, जो कि रहने वाला दिए गए मानचित्र में, जो ये क्वेश्चन आपका एक्सेप्शन मान लीजिए, इस क्वेश्चन का आप लोग में से बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते, लेकिन जो बनाते हैं उसके लिए जो है यहाँ पर देख लीजिए कि दिए गए मानचित्र में तेल उत्पादक दर्शाइए। तो इस टाइप से दोस्तों आपके तेल का दिया रहेगा या किसी का भी दिया रहेगा, तो देखिए आपका मैप इस प्रकार से है। चलिए अब हम लोग इसका भी आंसर की देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों हम लोग का अब सेक्शन डी का आंसर रहेगा, जो कि रहने वाला 47 नंबर की 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका अर्थ है कि समुद्री मार्गों की खोज के कारण महाद्वीपों के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ गया, जिससे दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हम लोग का रहने वाला है कि क्योंकि उस समय सिरामिक सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते थे और मशीनी काम की तुलना में हाथ से बारीक डिजाइन बनाना आसान था, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसके लिए काली मिट्टी, उच्च तापमान और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र और गुजरात इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। फिर हमारा नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि
तो यहाँ पर आपका जैसे पंचायत को दी जाती है तो इसी विकेंद्रीकरण कहते हैं, यह स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझने के लिए जरूरी होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका 51 नंबर प्रश्न रहने वाला है कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा जैसे सुविधाएं बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराता है और रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका आखिरी कि भारत में यहाँ पर मुख्य तेल क्षेत्र डिगबोई असम, मुंबई हाई और कलेश्वर गुजरात है। ठीक है, अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही आगे का कंटेंट देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।